जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हें हासिल होती है दोस्तों जो वक्त और हालात पर कभी रोया नहीं करते। जी हाँ दोस्तों, अब तक मान लो आपने काफ़ी समय वेस्ट कर दिया, प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम का आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे, अच्छी तरह से पढ़ाई हो नहीं पा रही थी और अचानक से आपके 19 अगस्त यानी कि कल से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है थोड़ी बहुत आपके मन में घबराहट आई होगी, लेकिन देखिए अब जो आपको समय मिल रहा है उसका भरपूर फ़ायदा उठाइए। ऐसा नहीं है कि आप पहले की सोच कर बैठ जाए कि मैंने अभी तक इतनी पढ़ाई नहीं की है, मेरा एग्ज़ाम क्लियर होगा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। जो आपको अब वक्त मिल रहा है, जो भी आपके पास अभी 30 से 40 दिन आपके पास है, इसमें आप ढंग से अच्छी तरीके से आप पढ़ाई कीजिए, आप निश्चित तौर पर इस एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। हेलो एंड वेलकम टू एसके बराला स्टडी। देखिए हम लक्ष्य बुक का रिवीजन कर रहे थे जो अपने राजस्थान जी के पिछले वीडियो में हमने राजस्थान का भूगोल से संबंधित लक्ष्य बुक में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न दे रखे थे वो सारे के सारे देखे थे। और इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास के सभी टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे, एक तरह से लक्ष्य बुक का सार संग्रह इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अगले वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए पूरी राजस्थान जीके का आपके रिवीजन होने वाला है इन प्रश्नों के माध्यम से। तो देखिए इस वीडियो में भी हम 200 से अधिक प्रश्न देखने वाले हैं, तो आपको वीडियो अंत तक देखना है। सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, यहाँ से घुमा फिरा कर एग्जाम्स में प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो देखिए अगर पहले प्रश्न से बात करें, पहले प्रश्न ये अपने जो भी पहला टॉपिक है राजस्थान की सभ्यता, इससे संबंधित है अपने। तो पहला प्रश्न हमने क्या कह रहा है, मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप के अवशेष बेराट की किस पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। तो देखिए मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप अपने बीजक की पहाड़ी से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए बेराट अपने कहाँ है, विराटनगर या बेराट अपने जयपुर जिले में स्थित हैं और अपने बीजक की पहाड़ी से अपने मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है कालीबंगा किस जिले में स्थित है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कालीबंगा। तो देखिए कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और ये सभ्यता अपने घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई है, घग्गर नदी के किनारे। तो आप ध्यान रखें हनुमानगढ़ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कालीबंगा का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाए एग्जाम में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। तो काली चूड़ियाँ इसका शाब्दिक अर्थ होता है कालीबंगा का। तो आप ध्यान रखें कालीबंगा सभ्यता अपने कहाँ विकसित हुई, हनुमानगढ़ में। अगला प्रश्न है राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्रमुख स्थान कौन सा है। तो देखिए बौद्ध धर्म ये अपने बेराट हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। देखिए बौद्ध धर्म पूछ ले, मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष पूछ ले, महाभारतकालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से मिलते हैं, ये अपने बेराट से मिलते हैं, जिसको प्राचीन भारत में विराटनगर के नाम से भी जाना जाता था और ये अपने जयपुर में स्थित हैं। अगला प्रश्न है गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है। तो देखिए गणेश्वर सभ्यता अपने सीकर जिले में विकसित हुई है, सीकर जिले में, और अपने कांतली नदी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 इसका एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। तो देखिए कालीबंगा सभ्यता के लोग अपने सेंधव लिपि का प्रयोग करते थे। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए हम क्वेश्चन देख रहे हैं उसका सीधा आंसर देख रहे हैं ताकि आपका भी समय ज़्यादा खराब नहीं हो। अगला प्रश्न है भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास के टीले के उत्खनन से किस सभ्यता की जानकारी मिलती है। तो देखिए भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास कौन सी सभ्यता है अपने। तो देखिए बागोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 2। कालीबंगा की खुदाई में प्राचीन नगर के कितने स्तर पाए गए हैं। तो देखिए कालीबंगा की खुदाई में अपने प्राचीन नगर के 3 स्तर पाए गए हैं। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ था। तो देखिए कालीबंगा का उत्खनन अगर पूछा जाए तो बीके थापर व बीबी लाल इनके निर्देशन में हुआ था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए खोज किसने की थी अपने कालीबंगा की, अमलानंद घोष ने अपने कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी, यह आप ध्यान रखें। और उत्खनन हुआ था अपने बीके थापर व बीबी लाल के नेतृत्व में। आहट सभ्यता को एक विशेष सभ्यता माना जाता है, जो कौन सी सभ्यता है। तो देखिए ताम्रयुगीन सभ्यता है अपने आहट सभ्यता। इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं, धुलकोट सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, आगाटपुर भी इसको कहते हैं। तो आप ध्यान रखें ताम्रयुगीन सभ्यता है अपने आहट सभ्यता। अगला प्रश्न है कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के किनारे फैली थी। तो देखिए कालीबंगा की सभ्यता अपने घग्गर नदी के
किनारे विकसित हुई हैं, घग्गर नदी के किनारे। जो अपने विलुप्त प्राय सरस्वती नदी, इसका ये भाग है। तो आप ध्यान रख सकते हैं, घग्गर नदी हो तो वो भी सही है, और सरस्वती नदी है ऑप्शन में तो ये भी सही है। तो अपने इसमें सरस्वती नदी दे रखा है, तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल उदयपुर जिले से संबंधित नहीं है? तो देखिए, उदयपुर जिले से कौन सा स्थल संबंधित नहीं है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? आहड़ सभ्यता अपने उदयपुर से संबंधित है। बागोर, बालाथल व उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, बागोर सभ्यता हमने भी देखा है, भीलवाड़ा जिले से संबंधित है, भीलवाड़ा जिले से कोठारी नदी के तट पर। और बालाथल सभ्यता अपने वल्लभनगर उदयपुर में है, वल्लभनगर तहसील उदयपुर में बालाथल गांव में ये मिली है। तो देखिए, अपने बागोर हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ये अपने उदयपुर से संबंधित नहीं है। बाकी आहड़ व बालाथल ये अपने उदयपुर से संबंधित है। आहड़ का प्राचीन नाम क्या था? तो देखिए, ताम्रवती नगरी अपने आहड़ का प्राचीन नाम था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी देखिए, वर्तमान में अपने धूलकोट के नाम से भी जानते हैं इसको, धूलकोट सभ्यता आ जाए, आगाटपुर आ जाए, आगाटपुर ये भी अपने आहड़ का नाम है। ताम्रवती नगरी, आहड़, बनास संस्कृति आदि नामों से अपने आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। तो आप ताम्रवती नगरी इसका है सही आंसर हो जाएगा। गिलुंड सभ्यता गिलुंड नदी के मैदानी भाग में स्थित किस जिले में है? तो देखिए, गिलुंड सभ्यता अपने राजसमंद जिले से संबंधित है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाए सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे पर अवस्थित है? नगरी, रंगमहल, आहड़ या बालाथल? तो देखिए, विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे एक तो अपने कालीबंगा सभ्यता हो गया, और दूसरा अगर पूछे तो ये रंगमहल सभ्यता, ये भी अपने हनुमानगढ़ जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में। तो ये भी अपने विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे स्थित हैं। तो आप ध्यान रखिए, ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, आहड़ सभ्यता के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो देखिए, आहड़ सभ्यता के लोगों के अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार उद्योग धंधे था। देखिए, यहाँ पर आहड़ सभ्यता की अगर बात करें तो तांबे को गलाने की भट्टियाँ मिली हैं, तांबे के उपकरण बनाए जाते थे, तांबे की खदानें मिली हैं। तो अपने उद्योग धंधे इसका हो जाएगा एकदम करेक्ट आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में है? लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, लोथल ये अपने गुजरात में स्थित है, तो अपने भारत में स्थित है। बाकी ये अपने पाकिस्तान में है। तो आप ध्यान रखें, ये लोथल हो जाएगा अपने भारत में। गणेश्वर सभ्यता, गणेश्वर का टीला किस जिले में स्थित है? तो देखिए, गणेश्वर सभ्यता अपने सीकर जिले में विकसित हुई, सीकर में, कांतली नदी के किनारे, कांतली नदी के किनारे। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा सही आंसर। प्राचीन सभ्यता स्थल व जिले को सुमेलित करना है। ये 4 सभ्यता व इनसे संबंधित जिले दे रखे हैं। तो देखिए, कालीबंगा, आहड़, बेराट व गणेश्वर। कालीबंगा आप सभी को बताएं हनुमानगढ़ में है, आहड़ अपने उदयपुर में है, बेराट अपने जयपुर में है, और सीकर ये गणेश्वर इससे सुमेलित हो जाएगा। तो ये चारों इससे सही सम्मेलन हो जाएगा। ये आप ध्यान रखिए, एज इट इज ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हमने भी देखा था थोड़ी देर पहले, काली चूड़िया इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। और अपने हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। अगला प्रश्न है, वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? ऐसा कौन सा स्थान है जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है? तो देखिए, अपने रेड टोंक को अपने प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किस सभ्यता की खुदाई में शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो देखिए, शुंग व कुषाणकालीन सभ्यता के अवशेष अपने जोधपुरा सभ्यता से मिले हैं। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए, लोहे के उपकरण बनाने की यहाँ पर भट्टियाँ भी मिली हैं। और देखिए, जोधपुरा सभ्यता अगर पूछा जाए किस जिले से संबंधित है, तो देखिए कई सारे इसका आंसर जोधपुर करके आ जाएंगे, लेकिन ये गलत है। जोधपुरा सभ्यता अपने जयपुर जिले से संबंधित हैं। आप ध्यान रखें, जयपुर जिले में है, ये एकदम सही आंसर होगा, ये पूछा जा सकता है। जोधपुरा सभ्यता अपने जयपुर जिले से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बीजक की पहाड़ी, भीम जी की डूंगरी एवं महादेव जी की डूंगरी किस जिले में अवस्थित हैं? तो देखिए, बीजक की पहाड़ी, भीम डूंगरी, महादेव डूंगरी ये अपने बेराट सभ्यता से संबंधित हैं। और बेराट सभ्यता अपने कहाँ है? जयपुर जिले में। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीन टाटानगर नाम से विख्यात राज्य के पुरातात्विक स्थल रेड टोंक में किसका एशिया का सबसे बड़ा भंडार मिला है? तो देखिए, एशिया का सबसे बड़ा भंडार अपने
प्राचीन लौह सामग्री का मिला है अपने, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। इसलिए इसको प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जानते हैं, रेड टोंक को। पुरातात्विक महत्व के स्थल और उसके संबंधित जिलों के युग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सी सभ्यता उनके जिलों से संबंधित नहीं है? नगर टोंक, सुनारी झुंझुनू, नगरी चित्तौड़गढ़, कालीबंगा गंगानगर। तो देखिए आपको पता लग गया होगा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा कालीबंगा का? ये अपने हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़। बाकी देखिए नगर अपने टोंक से संबंधित हैं, सुनारी सभ्यता अपने झुंझुनू से संबंधित हैं, ये अपने कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है सुनारी सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता भी अपने सीकर जिले में है और ये भी अपने कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। नगरी अपने चित्तौड़गढ़ में है, एकदम सही। और कालीबंगा अपने गंगानगर नहीं होगा, ये अपने हनुमानगढ़ होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्राचीन सभ्यता आहड़ की खोज किस विद्वान ने की है? आर.सी. अग्रवाल, कर्नल जेम्स टोड, दशरथ शर्मा या फिर R.D. बनर्जी ने? तो देखिए यहाँ पर पूछा जाए आहड़ सभ्यता की खोज किसने की है, तो आहड़ सभ्यता की खोज तो अपने की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। लेकिन अक्षय कीर्ति व्यास यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है। तो देखिए इसका उत्खनन किसने किया था सबसे पहले? तो R.C. अग्रवाल ने इसका उत्खनन किया था, इसलिए इस आंसर के साथ हम जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने R.C. अग्रवाल। और सबसे पहले अगर पूछ ले खोज किसने की है और अक्षय कीर्ति व्यास अगर ऑप्शन में हो तो सबसे पहले खोज करने का श्रेय अपने अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। 1953 में इन्होंने खोज की थी। अगला प्रश्न है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर के नाम से जानते थे? तो देखिए मालव नगर के नाम से अपने किसको जानते थे? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए अपने नगर सभ्यता है अपने टोंक जिले से संबंधित, इसको अपने मालव नगर के नाम से जानते थे। यहाँ पर काफ़ी सारे मालव सिक्के मिले हैं, तो आप ध्यान रखें मालव नगर अपने नगर सभ्यता टोंक को जानते थे। अगला प्रश्न है, मकानों में एक से अधिक चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो देखिए मकानों में एक से अधिक चूल्हे यानी कि 6 मिट्टी के चूल्हे अगर पूछा जाए, 6 मिट्टी के चूल्हे कहाँ से प्राप्त हुए हैं? अपने आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। गिलुंड सभ्यता कौन सी थी? तो देखिए गिलुंड सभ्यता अपने किस काल से संबंधित है? अपने ताम्र युगीन सभ्यताएं, ताम्र पाषाण युगीन। तो अपने ताम्र युगीन हो जाएगा इसका सही आंसर। जोते हुए खेत के प्रमाण, प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो देखिए जोते हुए खेत के प्रमाण अपने कालीबंगा सभ्यता से मिलते हैं, हनुमानगढ़ जिला। आप ये नाम ध्यान रखें, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए ये तो कुछ प्रश्न अपने राजस्थान की सभ्यताओं से संबंधित थे और ये आगे जो प्रश्न आ रहे हैं अपने राजस्थान के विभिन्न राजवंशों से संबंधित हैं। तो यहाँ से भी काफ़ी बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमने क्या करा है, जयपुर व अलवर में किस राजवंश ने शासन किया है? तो देखिए जयपुर व अलवर में अपने कछवाहा राजवंश का शासन था। अगला प्रश्न है, कोटा राज्य का संस्थापक कौन था? तो देखिए कोटा राज्य का संस्थापक अपने माधो सिंह था। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो देखिए 4 युद्ध दे रखे हैं, इसमें से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? तो देखिए आप ध्यान रखें, सीधे आंसर आप देख लीजिए। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था अपने मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है तराइन का पहला युद्ध 1191 में। बाकी देखिए पानीपत का प्रथम युद्ध अगर पूछा जाए तो बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। यहाँ पर राणा सांगा दे रखा है तो ये गलत है। बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य अपने पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। खानवा का युद्ध अपने 1527 में बाबर व राणा सांगा के मध्य होता है, बाबर व राणा सांगा। हल्दी घाटी का युद्ध आप सभी को पता है अकबर व महाराणा प्रताप के मध्य होता है। तो देखिए ये तीनों तो असुमेलित हो जाएंगे। और तराइन का पहला युद्ध अपने 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। अगला प्रश्न है, सर टॉमस रो किस वर्ष राजस्थान आया था? तो देखिए सर टॉमस रो राजस्थान अपने 1615 में आया था और जनवरी 1616 में अपने अजमेर में जहांगीर से भेंट की थी इसने। तो आप ध्यान रखें राजस्थान अपने 1615 में आया था। टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक कौन था? तो देखिए टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक अपने अमीर खां पिंडारी था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। मारवाड़ जोधपुर का प्रथम शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री का विवाह सलीम यानी कि जहांगीर से किया था? तो देखिए मारवाड़ का ऐसा कौन सा शासक है जिसने सबसे पहले मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? तो मोटा राजा राव उदय सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी
जिसके विवाह के लिए जयपुर व जोधपुर के मध्य भयंकर संघर्ष हुआ था। तो देखिए ऐसी कौन सी राजकुमारी है मेवाड़ की जिससे विवाह के कारण अपने जयपुर व जोधपुर रियासत में लड़ाई हो गई थी, युद्ध हो गया था। तो देखिए अपने कृष्णा कुमारी है, कृष्णा कुमारी। और ये किसकी पुत्री थी? अपने जो अपने महाराणा भीम सिंह थे, अपने उदयपुर के शासक, मेवाड़ के शासक, इनकी पुत्री थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और देखिए हमने अभी देखा है टोंक मुस्लिम रियासत के संस्थापक कौन है? अपने अमीर खां पिंडारी। इनकी सलाह पर भीम सिंह ने कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया था ताकि ये जो लड़ाई की मेन जड़ है वो ही खत्म हो जाए। तो अपने जयपुर व जोधपुर रियासत के मध्य अपने एक तरह से ये युद्ध की आशंका है ये खत्म हो जाए। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कृष्णा कुमारी अपने महाराणा भीम सिंह इनकी पुत्री थी। अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खेराबाद रखा था? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने अगर बात करें 1308 में, तो देखिए 1308 में अपने सिवाना दुर्ग पर आक्रमण किया था। सिवाना दुर्ग को अपने 1308 में जीतकर इसका नाम क्या रखा था? खेराबाद रखा था, खेराबाद। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के सभी आक्रमण काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में। जैसे चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण कब किया था, कब अधिकार किया था? 1303 में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर क्या रख दिया था आपने? चित्तौड़गढ़ का नाम रख दिया था आपने खिजराबाद इसका नाम रख दिया था। रणथंभौर पर 1301 में आक्रमण किया था। जालोर पर अपने 1311 में आक्रमण किया था और जालोर दुर्ग का नाम बदलकर अपने जलालाबाद रख दिया था। और सिवाना दुर्ग का नाम अपने खेराबाद रखा था और 1308 में यहाँ पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है, मंडन द्वारा लिखित ग्रंथ रूप मंडन का संबंध किससे है? तो देखिए रूप मंडन अपने मूर्ति कला से संबंधित है, मूर्ति कला से। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। अभिनव भट्टाचार्य विरुद्ध किस महाराणा का नाम था? देखिए अभिनव भट्टाचार्य अपने किस महाराणा का उपनाम है? तो देखिए महाराणा कुंभा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हिंदू सुल्तान पूछ ले, अभिनव भट्टाचार्य पूछ ले, ये अपने महाराणा कुंभा के उपनाम है, उपनाम या फिर इनकी उपाधियां हैं। बप्पा रावल का मूल नाम क्या था? तो देखिए बप्पा रावल का मूल नाम अपने कालभोज है, कालभोज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 है एकदम सही आंसर, मेवाड़ के शासक है ये। अगला प्रश्न है, मेवाड़ के इतिहास में शासन का त्याग कर सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा किसने की थी? तो देखिए मेवाड़ के इतिहास में सौतेले भाई को राजा स्वीकार करने की भीष्म प्रतिज्ञा अपने चूड़ा ने की थी। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। हवा महल का निर्माण कब व किसने कराया? तो देखिए हवा महल का निर्माण अपने सवाई प्रताप सिंह ने कराया और 1799 में इसका निर्माण कराया है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए हवा महल में आप सभी को बताएं 5 मंजिला इमारत है, अलग अलग मंजिल के अलग अलग नाम है। हवा महल पर हमने अलग से विस्तृत वीडियो देख रखा है। झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत किसने व कब स्थापित की थी? तो देखिए झालावाड़ की स्वतंत्र रियासत अपने 1838 में झाला मदन सिंह ने ये स्थापित की थी। ऑप्शन 1 हो जाएगा सही आंसर। रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए रणथंभौर के चौहान वंश का संस्थापक अपने गोविंद राज। ऑप्शन 2। राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर कब बैठे थे? तो देखिए राणा कुंभा मेवाड़ की गद्दी पर 1433 ईस्वी में बैठे और 1468 ईस्वी तक इनका कार्यकाल है। 1433 से 1468 ईस्वी। अगला प्रश्न है, 1437 ईस्वी में सारंगपुर का युद्ध किनके मध्य हुआ था? तो देखिए सारंगपुर का युद्ध अपने किसके मध्य हुआ था? अपने राणा कुंभा और मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य, महमूद खिलजी के मध्य। और देखिए सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने अपने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। विजय स्तंभ ये कहाँ है? अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में सारंगपुर युद्ध के विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण कराया था। चंपानेर की संधि किन किन के मध्य हुई थी? तो देखिए चंपानेर की संधि अगर बात करें तो ये 1456 में चंपानेर की संधि अपने किस किस के मध्य हुई थी? तो देखिए गुजरात का जो शासक था अपने कुतुबुद्दीन और मांडू का जो सुल्तान था महमूद खिलजी, इसके मध्य हुई थी अपने चंपानेर की संधि। और किसके विरुद्ध हुई थी? अपने तो महाराणा कुंभा के विरुद्ध हुई थी अपने चंपानेर की संधि। गुजरात व मांडू के सुल्तान, मांडू यानी कि मालवा के सुल्तान, इन दोनों के मध्य हुई थी अपने 1456 में महाराणा कुंभा को हराने के लिए, किस तरह उनको नियंत्रित किया जाए। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के बाटी राजवंश का राजपूतों की किस शाखा से संबंध है? तो देखिए जैसलमेर का बाटी राजवंश अपने यादव शाखा से संबंधित है, अपने यादव शाखा।
हल्दीघाटी युद्ध में युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखिए हल्दीघाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? अपने राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मुख्य रूप से राणा प्रताप को अकबर अपने अधीन करना चाहता था। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए सारे के सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार ये प्रश्न नहीं तो कम से कम घुमा फिराकर इस तरह के प्रश्न काफ़ी सारे पूछे जा सकते हैं। तो ये सभी आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। एक तरह से आपके लिए पूरे राजस्थान जीके का निचोड़ में इन तीनों वीडियो में करवा रहा हूँ। एक वीडियो तो मैंने आपके राजस्थान ज्योग्राफी अपने पूरी तरह से हमने देख लिया है, लगभग 1.5 घंटे का वीडियो है, वो जाकर आप देख सकते हैं। 300 से ज़्यादा प्रश्न हमने राजस्थान ज्योग्राफी के देख लिए हैं। इस वीडियो में हम राजस्थान इतिहास के 200 से ज़्यादा प्रश्न देख रहे हैं और एक अलग से वीडियो और आएगा जिसमें 300 प्लस प्रश्न आपके राजस्थान कला संस्कृति यानी कि आर्ट एंड कल्चर के होंगे। तो यानी कि देखिए आपके लगभग 700 से ज़्यादा प्रश्न मैं आपके राजस्थान जीके के लेकर आ रहा हूँ। तो ये आपको ज़रूर से ज़रूर देखने हैं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है और इस चैनल से लगातार रूप से जुड़े रहना है। अगला प्रश्न है, स्वेच्छापूर्वक अकबर की अधीनता स्वीकार करने वाले पहले राजपूत शासक कौन थे? तो देखिए अपने कछवाहा राजपूत थे। अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कछवाहा वंश ने सबसे पहले अपने अकबर की अधीनता स्वेच्छापूर्वक स्वीकार की थी। औरंगजेब के शासनकाल में वृंदावन से राजस्थान लाई गई मूर्तियों में कौन सी नहीं है? तो देखिए वृंदावन से राजस्थान कौन कौन सी मूर्तियाँ लाई गई थी? मथुरेश जी जो अपने कोटा में स्थापित है ये मूर्ति थी। द्वारकाधीश कांकरोली ये मूर्ति है। मदन मोहन जी करौली ये वाली मूर्ति थी और नाथद्वारा की मूर्ति श्रीनाथ जी की वो थी। लेकिन इसमें देखिए जाज बाबा की मूर्ति इसमें सम्मिलित नहीं है। तो अपने ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी सभी मूर्तियों के नाम आप याद रखें। राजस्थान स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान स्थापत्य कला का जनक अपने महाराणा कुंभा को कहा जाता है। ऑप्शन 2। सर थॉमस रो ने अपना परिचय जहांगीर को किस स्थान पर दिया था? तो देखिए जनवरी 1616 में अपने थॉमस रो ने अपने स्वयं का परिचय जहांगीर से मैगजीन दुर्ग जो अपने कहा है अजमेर में, तो यहाँ दिया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, शिल्प शास्त्री मंडन का लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? तो देखिए शिल्प शास्त्री मंडन का अपने लिखित ग्रंथ कौन सा नहीं है? प्रसाद मंडन है, रूप मंडन है, वास्तुसार मंडन है, लेकिन देखिए कला मंडन नहीं है। ऑप्शन 4 सही आंसर है। किस शासक के प्रशय में वृंदावन से लाई गई श्रीनाथ जी की मूर्ति सिहाड़ गांव नाथद्वारा में स्थापित की गई थी? तो देखिए नाथद्वारा में अपने उसमें मेवाड़ के शासक कौन थे? राज सिंह। तो महाराणा राज सिंह के समय ये मूर्ति लाई गई थी। तो ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पन्नादाय व दुर्गादास के जीवन से हमें विशेष प्रेरणा मिलती है, वह कौन सी प्रेरणा मिलती है? देश के लिए बलिदान की प्रेरणा मिलती है पन्नादाय व दुर्गादास के जीवन से। मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो देखिए तराइन का प्रथम युद्ध अपने 1191 में हुआ था जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध अपने 1192 में हुआ था, उसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। अगला प्रश्न है, जिस अभिलेख में शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है वह कौन सा अभिलेख है? तो देखिए शाकंभरी के चौहान शासकों की उपलब्धियों का वर्णन अपने बिजोलिया के अभिलेख में मिलता है। और देखिए इसी अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है। अगर पूछ ले किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है, तो बिजोलिया के अभिलेख में कहा गया है, अपने भीलवाड़ा जिले से प्राप्त हुआ है, भीलवाड़ा जिले से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अकबर की जीवनी लिखी थी? तो देखिए अबुल फजल ने अपने अकबर की जीवनी लिखी है। महाराणा प्रताप का राज्यारोहण कहाँ हुआ था? तो देखिए महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक अपने गोगुंदा में होता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता है? तो देखिए राजस्थान के एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ होने वाला पत्र व्यवहार क्या कहलाता था? अपने खरीता कहलाता था, खरीता। ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, ढूंढाड़ नामक राज्य की स्थापना किस वंश के द्वारा की गई है? तो देखिए ढूंढाड़ नामक राजवंश की स्थापना अपने कछवाहा वंश के द्वारा की गई थी। जारशाही सिक्के किस राज्य से संबंधित हैं? देखिए जारशाही सिक्के काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो जयपुर रियासत से संबंधित है। अपने अलवर के संस्थापक कौन है? तो देखिए अलवर राज्य के संस्थापक अपने राव प्रताप सिंह थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, राव प्रताप सिंह।
अगला प्रश्न है, अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो देखिए अकबर का वास्तविक नाम अपने जलालुद्दीन था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युद्ध भारतीय इतिहास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ था? तो देखिए अपने तराइन का द्वितीय युद्ध अपने भारतीय इतिहास में एक तरह से कह सकते हैं मुस्लिम सत्ता के लिए एक मील का पत्थर सिद्ध हुआ था। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जिसमें मोहम्मद घोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। इसमें शासकों की यशोगाथा वाले शिलालेखों को क्या कहते हैं? तो देखिए शासकों की प्रशंसा या यशोगाथा अपने प्रशस्ति इसके माध्यम से की जाती है। ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर। जैसलमेर शहर का स्थापना वर्ष कौन सा है? तो देखिए जैसलमेर शहर अपने सन 1556, देखिए 1555 दे रखा है तो ये भी सही है, 1555-56 में अपने रावल जैसल ने इसकी स्थापना की है, तो अपने ऑप्शन 2 हो जाएगा सही आंसर। राठौड़ वंश का शासन राजस्थान के किस भाग में था? तो देखिए राठौड़ वंश मुख्यतः अपने मारवाड़ वंश से संबंधित है। मारवाड़ रियासत में अपने लंबे समय तक अपने राठौड़ वंश का शासन था। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक पर विजय प्राप्ति के उपलक्ष्य में कराया था? तो देखिए अपने सारंगपुर विजय, जो अपने 1437 में सारंगपुर का युद्ध हुआ था, महमूद खिलजी पर विजय के उपलक्ष्य में ये आपने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था। कुंभा के शिल्पी मंडन द्वारा लिखित निम्न में से कौन सा ग्रंथ मूर्तिकला से संबंधित है? तो देखिए मंडन की जो ग्रंथ है अपने रूप मंडन ये अपने मूर्तिकला से संबंधित है, रूप मंडन। ऑप्शन 2 है सही आंसर। अगला प्रश्न, राजस्थान की प्रसिद्ध लोक कथा ढोला मारू का नायक ढोला कहाँ का राजा था? तो ढोला अपने नरवर का राजकुमार था, तो गागरोन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न है, हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो देखिए हाड़ा राजपूतों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर, हाड़ा शासकों की प्रथम राजधानी अपने बूंदी थी। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर कब विजय प्राप्त की थी? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर अपने 1303 में विजय प्राप्त की थी और इसका नाम बदल कर क्या रखा था आपने? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का खिजराबाद रख दिया था। अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर अपने खिजराबाद इसका नाम रख दिया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का। और सिवाना पर हमने भी देखा है 1308 में इसने विजय प्राप्त की थी और सिवाना दुर्ग का नाम बदल कर क्या रख दिया था अपने? खेराबाद रख दिया था, खेराबाद। और जालोर दुर्ग का नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया था। तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखनी, यहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। राजस्थान में गेटोर की छत्रियाँ किस राजवंश की हैं? तो देखिए गेटोर की छत्रियाँ अपने कछवाहा राजवंश की हैं, कछवाहा राजवंश की। अगला प्रश्न है, राजमहल टोंक स्थान पर युद्ध कब हुआ था? तो देखिए राजमहल टोंक के स्थान पर अपने 1747 में युद्ध होता है, 1747 में। और ये किस किस के मध्य हुआ था? अपने जयपुर नरेश ईश्वरी सिंह और उसके जो भाई था माधो सिंह व मराठा के मध्य युद्ध होता है अपने 1747 में, मार्च 1747 में। तो आप ध्यान रखें ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इसका हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में राजपुताना के कौन से कवि थे? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर अकबर के नवरत्नों में? तो ये अबुल फजल हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, अबुल फजल। हाड़ी रानी का नाम किससे जुड़ा हुआ है? तो देखिए हाड़ी रानी अपने सलूम्बर के जो सरदार थे सरदार चुंडावत इनसे जुड़ा हुआ है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। खींचीवाड़ा के नाम से प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए गागरोन को अपने खींचीवाड़ा के नाम से जाना जाता है, झालावाड़ या गागरोन। ऑप्शन 3 हो जाएगा सही आंसर। लालगढ़ पैलेस बीकानेर का निर्माण किसने कराया था? तो महाराजा गंगा सिंह ने इसका निर्माण कराया था, ऑप्शन फर्स्ट। राजस्थान के भागीरथ उपनाम से किस राजस्थानी शासक को जाना जाता है? तो देखिए राजस्थान का भागीरथ अपने महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो देखिए वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख अपने गोसुंडी के अभिलेख से मिलता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए काफ़ी कम समय में आपको कितने सारे क्वेश्चन सीखने को मिल रहे हैं, तो आप वीडियो अंत तक देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। काफ़ी कम समय में आपके 200 से ज़्यादा प्रश्न कवर हो रहे हैं इस वीडियो में। अगला प्रश्न है, इतिहास में मालदेव मुच्छाला के नाम से कौन विख्यात हुआ है? तो देखिए मालदेव मुच्छाला के नाम से अपने मालदेव सोनग्रा ये विख्यात हुए हैं, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। चित्तौड़गढ़ के द्वितीय साके जो अपने 1534 में हुआ था में राजपूतों का नेतृत्व किसने किया है? अपने रावत बाघ सिंह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, रावत बाघ सिंह। अगला टॉपिक अपने 1857 की क्रांति से संबंधित है। तो देखिए 1857 की क्रांति, यहाँ से भी काफ़ी सारे एग्जाम में अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखिए 1857 क्रांति के इस टॉपिक का पहला प्रश्न अपने क्या कह रहा है?
1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था? विद्रोह भड़कने का प्रमुख कारण क्या था? तो देखिए, अजमेर स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री को नसीराबाद भेजना है, सैनिक तैयारियां करना, ये इसका मुख्य कारण था। राजपूताना में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज कहाँ से हुआ था? तो देखिए, नसीराबाद से हुआ था। अपने सबसे पहले क्रांति की शुरुआत अपने नसीराबाद से हुई थी 28 मई 1857 के दिन। नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़कने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने चुनौती देने वाला कौन थे? मोहम्मद अली बेग। ऑप्शन 3 है इसका करेक्ट आंसर। ये अपने नीमच सैनिक छावनी से संबंधित हैं। ऑप्शन 3 है करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी? तो देखिए, क्रांतिकारियों ने कोटा का जो शासक था अपने महाराव राम सिंह इसको अपने महल में बंदी बना लिया था और क्रांतिकारियों ने इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया था एक तरह से देखा जाए तो आप ध्यान रखें, कोटा का ये शासक था। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे 1857 की क्रांति हो गया, एकीकरण हो गया, उनसे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो मैं अलग से आपके लिए लेकर आऊँगा। तो देखिए, इसमें तो आप एक क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। आहुआ के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी? तो देखिए, आहुआ के युद्ध में अगर बात करें तो ये अपने मैक मॉनसन या फिर मॉक मैनसन की हत्या कर दी गई थी। तो अपने ऑप्शन 3 है सही आंसर। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही थी? तो देखिए, मेवाड़ के महाराणा या फिर राजस्थान के कोई भी रियासत के राजा देख लो, वे अपने अंग्रेजों के प्रति सहयोग की उनकी नीति रही थी, अंग्रेजों के प्रति वफादार रहे थे। अगला प्रश्न है, नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए थे? तो देखिए, नसीराबाद छावनी के जो क्रांतिकारी थे छावनी में विद्रोह के बाद दिल्ली चले गए थे। 1857 के विप्लव में आहुआ का ठाकुर खुशहाल सिंह क्रांतिकारी सैनिकों को कहाँ ले गया था? तो देखिए, खुशहाल सिंह अपने आहुआ ले गया था क्रांतिकारियों को। अगला प्रश्न है, नीमच छावनी में विद्रोह के बाद वहां उपस्थित ब्रिटिश अधिकारी व परिवारजन भागकर कहाँ गए थे? तो देखिए, नीमच में जो ब्रिटिश अधिकारी वो उनके परिवारजन थे। ब्रिटिश अधिकारी मुख्य रूप से कौन था? ये अपने मेजर सावर्स, ये अपने भागकर मेवाड़ चला गया था। और यहाँ का जो शासक था मेवाड़ का, उदयपुर का, कौन था अपने उस समय 1857 की क्रांति में? स्वरूप सिंह। इसने ये सावर्स को शरण दी थी। और पिछोला झील जो अपने उदयपुर में है, इसमें जग मंदिर बना हुआ है, जग मंदिर, इसमें इसको शरण दी थी। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी? तो देखिए, अपने झालावाड़ पर सबसे पहले इसने अधिकार किया था और बाद में जब वापस प्रवेश करता है राजस्थान में तो बांसवाड़ा पर भी इसने अधिकार कर लिया था। 1857 के विद्रोही नेता तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान में किस क्षेत्र से प्रवेश करते हैं? सर्वप्रथम आए थे तो देखिए, दूसरी बार अपने बांसवाड़ा से आए थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो देखिए, तात्या टोपे के साथ अपने नरवर का जो जागीरदार था मान सिंह, इसने विश्वासघात किया था और अंग्रेजों के हाथों इसको पकड़वा दिया था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3। कोटा में 1857 के संग्राम के समय विप्लवकारियों के नेता कौन थे? तो देखिए, ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? अपने जयदयाल व मेहराब खां, इन्होंने अपने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। और एक बार तो प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि जयदयाल व मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? तो देखिए, मेहराब खां तो अपने करौली का हो जाएगा और जयदयाल अपने मथुरा यहाँ के निवासी थे। करौली का तो अपने कौन है? मेहराब खां करौली, और मथुरा अपने जयदयाल ये अपने ध्यान रखें। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे? तो देखिए, नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय अपने देवली पहुंचे थे। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, देवली। अगला प्रश्न है, 1857 के विप्लव के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ थी? तो देखिए, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। कौन कौन सी? नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा। तो ये अपने उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ व कब हुआ था? तो देखिए, राजस्थान में तो अपने नसीराबाद से हुआ था 28 मई 1857,
लेकिन भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो 10 मई 1857 को मेरठ से ये क्रांति प्रारंभ हुई थी। मेरठ से अपने 10 मई 1857 हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है 1857 में हुए विप्लव के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि AGG कौन था उस समय राजस्थान का? तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था। ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर। मेजर बर्टन 1857 में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? तो देखिए मेजर बर्टन अपने क्या हो जाएगा इसका आंसर? कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। ऑप्शन 4 है इसका सही आंसर। जोधपुर लीजन के सैनिकों ने किस छावनी में क्रांति का उद्घोष किया था? तो देखिए जोधपुर लीजन अपने सैनिक टुकड़ी एरिनपुरा सैनिक छावनी से संबंधित है, एरिनपुरा। अगला प्रश्न है बिथोड़ा के युद्ध में कुशाल सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने किस अंग्रेज अफसर की सेना को हराया था? तो देखिए बिथोड़ा का युद्ध में अपने खुशहाल सिंह या फिर कुशाल सिंह के नेतृत्व में अपने कैप्टन हिथकोट की सेना को हराया था क्रांतिकारियों ने। नीमच से जान बचाकर भागे अंग्रेज अधिकारियों व उनके परिवारजनों को किस महाराजा ने अपने यहाँ शरण दी थी? तो देखिए मेवाड़ का जो स्वरूप सिंह था इसने शरण दी थी अपने अंग्रेजों को। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर। कुवाड़ा भिलवाड़ा स्थान पर त्यात्या टोपे की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना से हुआ था? तो देखिए त्यात्या टोपे और जो अंग्रेज अफसर था अपने जनरल रॉबर्ट्स, इसके मध्य अपने कुवाड़ा का युद्ध होता है। तो अपने ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर, जनरल रॉबर्ट्स। 1857 के विप्लव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल 1857 में अपने लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन 3। 1857 के विप्लव में राजस्थान के किस राजा ने अपनी सेना सहित स्वयं जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? तो देखिए ऐसा कौन सा शासक है जिसने 1857 की क्रांति में अपनी सेना राजस्थान से बाहर भेजी थी? तो देखिए अपने बीकानेर का सरदार सिंह अंग्रेजों की सहायता हेतु राजस्थान से बाहर सेना भेजता है, बीकानेर का सरदार सिंह। AGG पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आवा के निकट किस स्थान पर 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों की सेना ने हरा दिया था? तो देखिए अपने चेलावास का युद्ध हुआ था ये। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, 18 सितंबर 1857 के दिन। आवा के ठाकुर खुशहाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष कहाँ समर्पण किया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? नीमच में समर्पण किया था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भीषण विप्लव किस रियासत में हुआ था? तो देखिए सबसे भीषण क्रांति अपने कोटा में हुई थी। अपने जो बर्टन था उसका सिर काटकर कोटा के पूरी गली गली में घुमाया गया था। तो आप ध्यान रखिए कोटा में सबसे ज़्यादा भीषण संघर्ष हुआ था। कोटा को अंग्रेजी सेना ने क्रांतिकारियों से कब मुक्त कराया था? तो देखिए कोटा पर क्रांतिकारियों ने अधिकार कर दिया था, राम सिंह को बंदी बना लिया था। तो अंग्रेजी सेना ने अपने मार्च 1858 में वापस क्रांतिकारियों से मुक्त करा दिया था। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। तात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी नेता था? तो देखिए तात्या टोपे अपने ग्वालियर का क्रांतिकारी नेता था। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। 1857 की क्रांति का परिणाम क्या था? तो देखिए 1857 की क्रांति के प्रमुख परिणाम क्या क्या रहे? भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अधीन हो गया था, बिल्कुल सही बात है। जनमानस में स्वतंत्रता की भावना का बीजारोपण हुआ था, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया था, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है निम्बारा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजा दिया था? तो देखिए निम्बारा का ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने स्वयं खुद को सम्राट घोषित कर दिया था और अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति शुरू कर दी थी? तो फिरोज शाह हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है किस राजा ने नीमच के विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? शाहपुरा के जो राजा थे अपने लक्ष्मण सिंह, इन्होंने अपने नीमच के जो विद्रोही सैनिक थे उनको अपने यहाँ ठहराकर उनकी सहायता की थी। अगला प्रश्न है निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस राज्य की सेना ने की थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए निम्बाहेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद अपने क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? मेवाड़ की सेना ने की थी मदद, ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति में राजपुताना में अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र क्या था? तो देखिए अंग्रेजों के विरोध का प्रमुख केंद्र ये अपने आहुआ था, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेजों
के द्वारा बर्खास्त कर वृंदावन भेज दिया गया था। तो ऐसा कौन सा शासक है जिसे अंग्रेजी हुकूमत ने बर्खास्त करके वृंदावन भेज दिया था? तो अपने देखिए डूंगरपुर का जो शासक कौन है, अपने जसवंत सिंह द्वितीय, इनको बर्खास्त करके वृंदावन भेज दिया था। ऑप्शन फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। देखिए अगला अपने जो टॉपिक कौन सा है, जनजातीय आंदोलन से संबंधित है अपने ये। जनजातीय आंदोलन के भी काफ़ी सारे प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए अपने पहला प्रश्न क्या कह रहा है, गोविंद गिरी ने भगत आंदोलन कहाँ चलाया था? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, गोविंद गिरी के द्वारा भगत आंदोलन अपने डूंगरपुर व बांसवाड़ा में चलाया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है इसका सही आंसर। संप सभा के संस्थापक कौन है? तो देखिए गोविंद गिरी ने संप सभा की स्थापना की अपने 1883 में। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। एक ही आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो देखिए एक ही आंदोलन का सूत्रपात अपने करने वाले कौन है, मोतीलाल तेजावत इसका सही आंसर हो जाएगा। एक ही आंदोलन की शुरुआत मोतीलाल तेजावत ने की थी। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो सबसे प्राचीन आंदोलन अपने बिजोलिया आंदोलन हो जाएगा। वागड़ के गांधी कौन है? तो देखिए वागड़ के गांधी किसे कहा जाता है, भोगीलाल पांड्या का उपनाम है अपने वागड़ का गांधी। बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बेगू किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है, अपने राम नारायण चौधरी। बेगू ठिकाना निम्न में से किस जिले में था? तो देखिए बेगू ठिकाना अपने जिला पूछा है यहाँ पर, रियासत अगर पूछ ले किस रियासत के अधीन था तो अपने मेवाड़ हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। लेकिन वर्तमान में अगर जिला पूछा जाए तो चित्तौड़गढ़ जिला हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, दूसरा जलियांवाला बाग कांड से संबोधित स्थल निमुचना किस जिले में है? तो देखिए निमुचना हत्याकांड कब हुआ था? सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखें 14 मई 1925 के दिन अपने निमुचना हत्याकांड हुआ था और इसको अपने दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये अपने अलवर जिले में हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो देखिए राजस्थान में भील आंदोलन के प्रणेता अपने गुरु गोविंद गिरी हैं। ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर है। बारदोली आंदोलन का नेतृत्व मुख्यतः किसके हाथों में था? तो देखिए बारदोली आंदोलन का नेतृत्व अपने सरदार पटेल इनके नेतृत्व में होता अपने 1928 में। ये अपने गुजरात से संबंधित आंदोलन है। बारदोली आंदोलन अपने सरदार पटेल हो जाएगा सही आंसर। दुधवा खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? तो देखिए दुधवा खारा अपने बीकानेर रियासत से संबंधित हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बिजोलिया के किसानों की मांगों के औचित्य की जांच करने के लिए अप्रैल 1919 में किस जांच आयोग का गठन किया गया? तो देखिए अप्रैल 1919 में अपने न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य जांच आयोग आया था। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है, रूपाजी व कृपाजी नामक किसान नेताओं का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए रूपाजी व कृपाजी अपने बेगू किसान आंदोलन से संबंधित हैं। कौन सा आंदोलन अपने? बेगू किसान आंदोलन। बिजोलिया आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक थे? तो देखिए बिजोलिया आंदोलन में अपने धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। धाकड़ ऑप्शन सेकंड हो जाएगा करेक्ट आंसर। चित्तौड़गढ़ के बेसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी बाग रियासत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो देखिए बेसरोडगढ़ से बिजोलिया के मध्य जो पठारी बाग है उसको अपने ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है, ऊपरमाल के नाम से। राजस्थान में कृषक आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम कब हुआ था? तो देखिए इन चारों ऑप्शन में अगर देखें तो बिजोलिया सबसे प्राचीन है। 1897 में अपने किसान आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। लेकिन देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन से भी पूर्व एक आंदोलन हुआ था जिसको अपने जाट किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। जाट किसान आंदोलन मातृकुंडिया जो अपने चित्तौड़गढ़ में है, मातृकुंडिया चित्तौड़गढ़ में अपने 1880 में एक आंदोलन हुआ था जाट किसान आंदोलन। ये अपने राजस्थान या फिर भारत का सबसे प्राचीन किसान आंदोलन इसको माना जाता है। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं दे रखा हो तो अपने बिजोलिया किसान आंदोलन हो जाएगा एकदम सही आंसर। अगला प्रश्न है, बोमट भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए बोमट के भील आंदोलन का नेतृत्व करने वाले कौन है? अपने मोतीलाल तेजावत। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। हरिजन सेवा समिति की स्थापना किसने की थी? तो देखिए हरिजन सेवा समिति की स्थापना अपने वागड़ में करने वाले कौन है? अपने भोगीलाल पांड्या। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर, भोगीलाल पांड्या। अमर शहीद नानक
नानक जी भील का संबंध किस आंदोलन से है? तो देखिए डाबी किसान आंदोलन, डाबी हत्याकांड में जो अपने बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित अपने डाबी हत्याकांड, तो इसमें अपने नानक जी भील झंडा गीत गाते हुए ये शहीद हो जाते हैं। इन पर गोलीबारी कर दी जाती है डाबी हत्याकांड में। तो नानक भील अपने बूंदी किसान आंदोलन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में संप सभा की स्थापना कब की गई? तो देखिए 1883 में संप सभा की स्थापना की गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए 4 ऑप्शन में 1883 नहीं दे रखा है, तो ये अपने ऑप्शन थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है इसमें। तो आप ध्यान रखें, संप सभा की स्थापना 1883 में हुई थी गुरु गोविंद सिंह के नेतृत्व में, और इसका पहला अधिवेशन 1903 में हुआ था। तो आप ध्यान रखें 1883 इसका करेक्ट आंसर है। संप सभा की स्थापना 1883। आदिवासियों और हरिजनों में शिक्षा के प्रसार व सामाजिक कुरीतियों का निवारण करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने निभाई थी हरिदेव जोशी ने। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन अपने 1897 में शुरू हुआ था और 1941 तक चला था, यानी कि 44 वर्षों तक ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला आंदोलन है। आदिवासियों के मसीहा जिन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी, ये कौन है अपने? तो देखिए वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना किसने की थी? भोगीलाल पांड्या ने की थी। और देखिए आदिवासियों का मसीहा अगर पूछ लिया जाए ये किसका उपनाम है? तो आप ध्यान रखिए आदिवासियों का मसीहा तो अपने कहते हैं मोतीलाल तेजावत को, लेकिन ये दोनों साथ में दे रखा है। और वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना पूछी है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? भोगीलाल पांड्या। बाकी आदिवासियों का मसीहा पूछ लिया जाए या फिर बावजी किसका उपनाम है? ये भी अपने मोतीलाल तेजावत का है। तो ये दोनों उपनाम आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, बिजोलिया के किसानों को सर्वप्रथम संगठित होकर आवाज़ उठाने की सलाह किसने दी थी? तो देखिए सबसे पहले बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व किसने किया था? अपने साधु सीताराम दास ने। वर्ष 1921 में किसानों का सुअर विरोधी आंदोलन किस राज्य में चला था? तो देखिए सुअर विरोधी आंदोलन अपने अलवर राज्य में चला था। ऑप्शन सेकंड। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल अपने 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। माणिकलाल वर्मा ने इसकी स्थापना की है और अध्यक्ष कौन थे? बलवंत सिंह मेहता। अगला प्रश्न है, मेवाड़ में प्रजामंडल के संस्थापक व प्रमुख कार्यकर्ता श्री माणिकलाल वर्मा को 1939 में गिरफ्तार कर मेवाड़ के किस स्थान पर बंदी बनाए रखा था? तो देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग में इनको बंदी बनाए रखा था माणिकलाल वर्मा को। और देखिए मेवाड़ प्रजामंडल के जो अपने उपाध्यक्ष थे भूरेलाल भैया को अपने सराड़ा के किले में बंदी बना कर रखा था। सराड़ा का किला अपने मेवाड़ का काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न भी आ सकता है। तो मेवाड़ का काला पानी किसे कहते हैं? अपने सराड़ा दुर्ग को कहते हैं। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में रियासतों में स्वतंत्रता सेनानियों को संघर्ष का कौन सा नारा सुझाया था? तो देखिए ये नारा था अपने अंग्रेजों भारत छोड़ो। ऑप्शन फर्स्ट। जयपुर में 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का संचालन किस संगठन ने किया था? तो देखिए जयपुर रियासत ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत। और देखिए इसके विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन किया था बाबा हरिश्चंद्र ने। तो बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा जो आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया था, इसने अपने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के स्वतंत्रता सेनानी एवं प्रजामंडल आंदोलन के कार्यकर्ता सागरमल गोपा का देहावसान कैसे हुआ था? तो देखिए सागरमल गोपा को जैसलमेर की जेल में जिंदा केरोसिन डालकर इनको जला दिया गया था। तो अपने जलाने वाला कौन था? थानेदार गुमान सिंह के द्वारा इनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर इनको जला दिया गया था। तो जेल में इनकी हत्या कर दी गई थी। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मेवाड़ प्रजामंडल के नवंबर 1941 में हुए प्रथम वार्षिक अधिवेशन का उद्घाटन किस राष्ट्रीय राजनेता के द्वारा किया गया? तो देखिए ये उद्घाटन तो अगर पूछा जाए तो आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया। और अध्यक्षता किसने की? अपने अध्यक्षता करने वाले माणिकलाल वर्मा हैं। तो ये उद्घाटन अपने आचार्य जे.बी. कृपलानी ने किया था। उदयपुर में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो देखिए अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का छठा अधिवेशन अगर पूछ ले तो अपने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में होता। यह प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, अपने रीट एग्जाम में भी आया हुआ है, पटवारी एग्जाम में भी आया हुआ है। तो आप इनको ध्यान रखें, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जोधपुर में मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई है?
तो देखिए मारवाड़ हितकारिणी सभा अपने 1921 में इसकी स्थापना हुई थी, ऑप्शन 2। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित कर कौन सा राजनीतिक संगठन गठित किया गया था? तो देखिए 1938 में जोधपुर प्रजामंडल का नाम परिवर्तित करके क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये अपने मारवाड़ लोक परिषद, ये इसका नाम रखा गया, ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। जोधपुर नगर पालिका के पहले निर्वाचन के बाद प्रथम निर्वाचित अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए जोधपुर नगर पालिका के पहले निर्वाचन के बाद ये अध्यक्ष बने थे जय नारायण व्यास, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए राजस्थान जीके के हम काफ़ी सारे प्रश्न देख रहे हैं, कम से कम समय में मैं आपको अधिक से अधिक बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए काफ़ी सारे वीडियोस होते हैं, वो क्वेश्चन आंसर तो कम कराते हैं, नॉलेज की बात तो कम बताते हैं, लेकिन काफ़ी सारी ढेर सारी बातें फालतू की करते हैं, तो आपका समय भी ज़्यादा खराब होता है। लेकिन मैं बिल्कुल भी 1% भी फालतू की बात किए बगैर आपको अच्छा से अच्छा मैटर उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हर वीडियो को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो देखिए अगर अगले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है अगला प्रश्न अपने? अगला प्रश्न है 3 मार्च 1948 को जोधपुर में गठित पहली मिली जुली उत्तरदायी सरकार के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो देखिए अपने जय नारायण व्यास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। सन 1936-37 में पुनर्गठित जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो कौन बने थे अपने? कपूर चंद पाटनी हो जाएगा इसका। देखिए कपूर चंद पाटनी थे, ये संस्थापक थे। इसके अध्यक्ष कौन बने थे अपने? चिरंजी लाल मिश्र, ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चिरंजी लाल मिश्र ये बने थे अपने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष। सेठ जमनालाल बजाज जयपुर राज्य प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो देखिए सबसे पहले तो अपने चिरंजी लाल मिश्र बने थे, लेकिन सेठ जमनालाल बजाज का अगर पूछ ले तो 1938 में ये अपने जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। अगला प्रश्न है जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किन के मध्य हुआ था? तो देखिए जेंटलमैन एग्रीमेंट अपने जयपुर रियासत से संबंधित है अपने, तो अपने मिर्जा इस्माइल व हीरालाल शास्त्री के मध्य ये हुआ था अपने जेंटलमैन एग्रीमेंट्स। अगला प्रश्न है किस रियासत के प्रजामंडल ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन से स्वयं को पृथक रखा था और भाग नहीं लिया था? तो देखिए जयपुर रियासत ने भाग नहीं लिया था, लेकिन जयपुर रियासत के इस विरोध में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था और उसने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न है भरतपुर में राजनीतिक चेतना जागृत करने हेतु सबसे पहले गठित संस्था कौन सी है? तो देखिए भरतपुर में राजनीतिक चेतना अपने भरतपुर राज्य प्रजा संघ के द्वारा सबसे पहले गठित की गई। 1939 के अंत में गठित भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो देखिए भरतपुर प्रजा परिषद के प्रथम अध्यक्ष अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ये बने थे अपने कौन? मास्टर आदित्येंद्र जी, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में राजस्थान की एकमात्र रियासत जहां उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष पहल व प्रगति नहीं हुई, तो ऐसी कौन सी रियासत है? तो देखिए जैसलमेर रियासत हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। यहाँ पर उत्तरदायी शासन के दिशा में कोई अलग से कोई विशेष प्रयास नहीं हुए थे। और देखिए सबसे पहले रियासत कौन सी थी जहाँ पर उत्तरदायी शासन लागू हुआ था? शाहपुरा रियासत। अपने आप ध्यान रखें, आगे प्रश्न भी आ सकता है ऐसे। देखिए राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता में लोक नायक की उपाधि से विभूषित नेता कौन थे? तो देखिए लोक नायक किसकी उपाधि है अपने? जय नारायण व्यास, इनकी उपाधि है अपने लोक नायक। आप ध्यान रखें, ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर। मेवाड़ का वर्तमान शासन के लेखक कौन है? तो देखिए मेवाड़ का वर्तमान शासन ये अपने माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है 1936-37 में जयपुर प्रजामंडल की स्थापना से निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो देखिए जयपुर प्रजामंडल की स्थापना जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी, अचलेश्वर प्रसाद। तो देखिए जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री, कपूरचंद पाटनी ये तो संबंधित हैं, लेकिन अचलेश्वर प्रसाद ये इनसे संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना का वर्ष व उनके अध्यक्ष ये अपने सुमिलित करना है, कौन सा सही है? तो देखिए मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आप सभी को पता है 1938 में हुई है, लेकिन हुई कब है, कौन से महीने में हुई है? तो देखिए 24 अप्रैल 1938 और बलवंत सिंह मेहता इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने? ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए अध्यक्ष तो अपने बलवंत सिंह मेहता हैं, लेकिन अगर संस्थापक पूछा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा इसके संस्थापक हैं, लेकिन अध्यक्ष अगर पूछा जाए
तो अपने बलवंत सिंह मेहता हैं। उपाध्यक्ष अगर पूछा जाए तो भूरेलाल भैया हैं, भूरेलाल भैया अपने उपाध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो देखिए प्रथम बार जयपुर राज्य प्रजामंडल के संस्थापक अपने कौन है? कपूर चंद पाटनी। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। कपूर चंद पाटनी अपने जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक हैं। 1920 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन के दौरान जोधपुर में चांदवल सुराणा व साथियों द्वारा जिस संस्था की स्थापना की गई थी वह कौन सी संस्था है? तो देखिए मारवाड़ सेवा संघ हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1920 में अपने मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना अपने चांदमल सुराणा और उसके साथियों ने की थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की एकमात्र रियासत जिसके शासन ने पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 के दिन ही कर दी थी, तो ये कौन सी रियासत है? शाहपुरा रियासत। और देखिए हमने पहले एक प्रश्न देखा था, ऐसी कौन सी रियासतें हैं जहाँ पर उत्तरदायी शासन की दिशा में कोई विशेष प्रयास नहीं हुए थे? तो ये अपने जैसलमेर रियासत हैं। यहाँ पर दमन के काफ़ी सारे प्रयास किए गए और अपने उत्तरदायी शासन सबसे पहले अपने लागू हुआ था शाहपुरा रियासत में 14 अगस्त 1947 के दिन। अगला प्रश्न है, अलवर राज्य में जन जागरण का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? तो देखिए अलवर में जन जागरण का श्रेय अपने पंडित हरिनारायण शर्मा को दिया जाता है। ऑप्शन 4। पंछेड़ा नामक गीत लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा रचित हैं? तो देखिए पंछेड़ा नामक गीत अपने माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, 20वीं सदी के प्रारंभ में आदिवासी समुदाय में जनजाति के प्रणेता गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय कहाँ बीता था? तो देखिए गुरु गोविंद गिरी का अंतिम समय अपने कंबोई गांव में बीता था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर, कंबोई गांव में। और रियासती राजस्थान में प्रचलित सागड़ी प्रथा क्या थी? तो देखिए सागड़ी प्रथा क्या है अपने? तो देखिए रियासत काल में सागड़ी जो प्रथा थी वो अपने एक तरह से बंधुआ मजदूर प्रथा है। बंधुआ मजदूर यानी कि बिना वेतन के काम करवाना, यही अपने बंधुआ मजदूर हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है अपने सागड़ी प्रथा है। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह आंदोलन का संबंध किससे है? तो देखिए कटारा व पूनावाड़ा सत्याग्रह ये अपने डूंगरपुर से संबंधित हैं। ऑप्शन 4 हो जाएगा सही आंसर, डूंगरपुर से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता से पूर्व फेटिया या फिर पेटिया प्रथा क्या थी? तो देखिए पेटिया प्रथा क्या है अपने, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो देखिए पेटिया प्रथा का मतलब क्या है? राजकीय कार्य से आए हुए कर्मचारियों के लिए ग्रामवासियों के द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराए जाने की जो प्रथा है उसको पेटिया प्रथा के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर है, राजकीय कार्य से आए हुए जो भी कोई कर्मचारी हैं या फिर कोई सैनिक हैं उनके लिए ग्रामवासियों के द्वारा निःशुल्क भोजन उपलब्ध कराने की जो प्रथा है उसको अपने पेटिया प्रथा के नाम से जानते हैं। देखिए अब राजस्थान के एकीकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आए हैं। देखिए एकीकरण का आप विस्तृत अलग से वीडियो देखना चाहते हैं तो भी मैंने आपको पहले ही करवा रखा है। राजस्थान का एकीकरण बाई एस.के. बराला सर्च करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। मात्र 30 या 35 प्रश्नों में मैंने आपको राजस्थान का एकीकरण का पूरा टॉपिक समझा रखा है। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से इन 30 प्रश्नों में आपके वो कवर हो जाएगा। तो आप अलग से वो वीडियो भी देख सकते हैं, पूरा टॉपिक आपके कवर हो जाएगा। यहाँ से भी 1-2 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए ये कुछ प्रश्न देख रहे हैं, इनके माध्यम से भी आपका थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाएगा। तो देखिए अगर पहले प्रश्न की बात करें, क्या कह रहा है एकीकरण में, स्वतंत्रता के बाद देश की देशी रियासतों का एकीकरण किसके प्रयासों से संभव हुआ था? तो देखिए एकीकरण करने का श्रेय सबसे पहले किसको जाता है? मुख्य रूप से तो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, लेकिन इनके जो सचिव थे वीपी मेनन, ये अपने राजस्थान के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? अपने वीपी मेनन ने निभाई थी। तो इन दोनों को जाता है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो देखिए एकीकरण आप सभी को पता है 7 चरणों में पूरा हुआ था। सबसे पहला चरण कौन सा था? अपने मत्स्य संघ था। एकीकरण अपने कब शुरू हुआ था? 18 मार्च 1948 के दिन से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 तक अपने एकीकरण पूरा हुआ था। पहला चरण 18 मार्च 1948 और अपने 7वां चरण 1 नवंबर 1956, यह समय लगा था अपने। तो देखिए मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? अपने शोभाराम कुमावत बने थे। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान निर्माण में द्वितीय चरण राजस्थान संघ की राजधानी किसे बनाया गया था? तो देखिए राजस्थान संघ की राजधानी बनी थी अपने कोटा। ऑप्शन 2 है इसका सही आंसर। और भी आप विस्तृत देखना चाहते हैं ये टॉपिक तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं।
माणिकलाल वर्मा प्रधानमंत्री बनाए गए थे? तो देखिए किसके प्रधानमंत्री बनाए गए थे? ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे अपने माणिकलाल वर्मा। अगला प्रश्न है, राज्य के झालावाड़ जिले का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश में कब मिलाया गया था? तो देखिए सिरोंज क्षेत्र ये अपने मध्य प्रदेश में मिलाया गया था, और अपने मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा नामक स्थान ये अपने राजस्थान में मिलाया गया था। तो अपने एकीकरण के अंतिम चरण में ये काम किया गया था 1 नवंबर 1956 के दिन। तो अपने ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलें, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मानपुरा तहसील का सुनेल टप्पा व अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में कब मिलाया गया था? तो देखिए ये सब काम कब हुआ था अपने 1 नवंबर 1956 7वें चरण में अपने एकीकरण के 1 नवंबर 1956। और इस दिन से जो वर्तमान अभी राजस्थान है, राजस्थान का जो भी वर्तमान क्षेत्रफल है 1 नवंबर 1956 के दिन ये राजस्थान वर्तमान वाला जो है ये बना था। अगला प्रश्न है, राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया था? तो देखिए अपने 7वां संविधान संशोधन इसमें सृजित किया गया था अपने राज प्रमुख के स्थान पर राज्यपाल का पद। और देखिए प्रथम राज्यपाल कौन है अपने राजस्थान के, या आप कमेंट करके बताइए जल्दी से। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे, या आप सभी को कमेंट करके बताना है। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद में सर्वप्रथम अपना प्रतिनिधि किस रियासत ने भेजा था? तो देखिए सबसे पहले अपना प्रतिनिधि बीकानेर रियासत ने भेजा था अपने संविधान निर्मात्री परिषद में। अगला प्रश्न है, राजस्थान की सभी रियासतों को मिलाकर राजस्थान यूनियन का गठन करने हेतु 25-26 जून 1946 को राजपुताना, गुजरात, मालवा के नरेशों का सम्मेलन किसने बुलाया था? तो देखिए ये बुलाया था अपने किसने? मेवाड़ महाराणा ने। मेवाड़ महाराणा ने स्वयं को एक अलग एक तरह से कह सकते हैं अलग रियासत या अलग देश घोषित करने के लिए स्वयं के स्तर पर प्रयास किए थे, जिसमें राजपुताना की कुछ रियासतों को आमंत्रित किया था, गुजरात व मालवा के कुछ नरेशों को बुलाया था, और राजस्थान यूनियन बनाने का प्रयास किया था इन्होंने। मेवाड़ के जो शासक कौन थे उस समय? भूपाल सिंह, ये भी आप ध्यान रखें, भूपाल सिंह। अगला प्रश्न है, 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान गठन के समय अजमेर किस श्रेणी का राज्य था? तो देखिए सी श्रेणी का राज्य था अजमेर। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, सी श्रेणी का राज्य। लावा ठिकाने के जयपुर रियासत में कब शामिल किया गया था? तो देखिए लावा ठिकाने को जयपुर में अपने जुलाई 1948 में शामिल किया गया था। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में किस समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था? तो देखिए मत्स्य संघ को अपने राजस्थान में वृहद राजस्थान में शंकर राव देय समिति की सिफारिश पर मिलाया गया था। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका सही आंसर, शंकर राव देय समिति। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर व जोधपुर रियासत शामिल हुई थी? तो देखिए जयपुर व जोधपुर रियासत अपने चतुर्थ चरण 1949 में शामिल हुई थी। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2। और देखिए इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राज्य के पुनर्गठन के बाद 1 नवंबर 1956 को राज्य में कुल कितने जिले थे? तो देखिए 1 नवंबर 1956 को अपने राजस्थान का एक तरह से एकीकरण पूरा हो गया था, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आ गया था। तो देखिए 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला बनाया गया था, अजमेर, और अजमेर अपने 26वां जिला था। तो 1 नवंबर 1956 तक अगर बात करें तो 26 जिले थे, और 1 नवंबर 1956 से पहले तक अगर बात करें तो अपने 25 जिले थे। तो 1 नवंबर 1956 के दिन अपने 26वें जिले का गठन किया गया था, और ये अपने अजमेर जिला था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने 26 जिले। तो दोस्तों ये थे इस वीडियो के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो अपने राजस्थान इतिहास से संबंधित हैं। बहुत ही कम समय में मैंने आपको 200 से ज़्यादा प्रश्न कवर कराए हैं। अगले वीडियो में हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के भी महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं, और राजस्थान जियोग्राफी के प्रश्न हमने पहले ही देख लिए हैं। 300 से ज़्यादा प्रश्न अपने 1.5 घंटे में कवर किए हैं। तो देखिए मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा खासा आपके रिवीजन हो गया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। आर्ट एंड कल्चर का वीडियो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, उसमें भी हम 300 से अधिक प्रश्न देखने वाले हैं। राजस्थान जीके का आर्ट एंड कल्चर पूरा उसमें कवर हो जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।